हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जीएस ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स वाली, उसका आज ये पार्ट 9 है। इस सीरीज में दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे पुराने जो जीएस के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, और इसमें इंक्लूडेड उत्तराखंड जीके के भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सीरीज है दोस्तों आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। देखिए, पीवाईक्यू से स्पेशली ये पता चलता है कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चन बनाएगा या आयोग का पैटर्न कैसा रहेगा। और काफ़ी दिनों से आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो लाइव क्लास हमारी लाइव क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ दोस्तों, प्रीमियर के थ्रू, जिसमें हमारे देखिए रूटीन बना रहे, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट जो है आपका कैलेंडर जो आया था उसमें बता दिया गया है कि आपका 12 फरवरी को एग्ज़ाम होना तय है पटवारी का। और पटवारी एग्जाम के लिए आपको ये नोटिफिकेशन भी मिला होगा दोस्तों। जो भी बंदा जिस भी शहर में है, अगर वो उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से आता है अपने सेंटर तक, तो उसका जो शुल्क होगा वो माफ रहेगा। बस उसको एडमिट कार्ड दिखाना होगा परिचालक यानी कि कंडक्टर को। ठीक है, तो 12 फरवरी आने में अब बेहद कम दिन रह गए दोस्तों। अब आज देखिए, आज संडे है। आज से हम देखते हैं तो लगभग लगभग हमारे पास 14 दिन का समय बचता है, यानी कि 2 हफ्ते मात्र बचे हैं। अब इन 2 हफ्तों में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीवाईक्यू देखना है। इसके साथ साथ जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट है वो आपको फुल लेंथ लगाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। काफ़ी लोग बोले थे कि प्रैक्टिस सेट हमने अभी तक नहीं लिया, तो आप लोग ले सकते हैं। जो हमारे 60 प्रैक्टिस सेट है एप्लीकेशन स्टोर पे, उनको आप ट्राई कीजिए, उनको आप अटैम्प्ट कीजिए। और जिन लोगों का वीडियो वीपीडियो और अन्य री एग्जाम है, वो लोग भी वो 60 प्रैक्टिस सेट जरूर लेना, क्योंकि पैटर्न सेम है वहाँ पे। 20 की हिंदी, 40 का जीएस जीके रीजनिंग के क्वेश्चन, एंड 40 नंबर की उत्तराखंड जीएस स्पेशल। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये तैयार किए गए हैं। और किसी भी एग्जाम से पहले ये बेहद जरूरी होता है। आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया होगा, अपने नोट्स आप रिवाइज कर रहे होंगे, बट इनके साथ साथ आपको पीवाईक्यू प्लस जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होते हैं या मॉक टेस्ट होता है, इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तब जाके पता चलता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ और कितने क्वेश्चन या कितना मैं स्कोर कर पा रहा हूँ। इससे बहुत मदद मिलती है और आप कम समय में ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, आप ज़्यादा समय न बिताते हुए शुरू करेंगे दोस्तों। आज देखेंगे यूकेपीएससी जीएस ओल्ड क्वेश्चन पेपर पार्ट 9। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। कौमुदी महोत्सव का रचयिता कौन है? तो कौमुदी महोत्सव नामक जो पुस्तक है दोस्तों, इसके रचयिता इसमें पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ठीक है, विज्जिका ने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विज्जिका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन सा नगर ताम्र नगरी कहलाता है? तो ताम्र नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? तो ताम्र नगरी या पीतल नगरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों पूछा जा सकता है कभी भी आपसे, यानी कि कॉपर सिटी या आपका ब्रास सिटी। तो ये आपका अल्मोड़ा को दिया जाता है टाइटल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अल्मोड़ा। क्योंकि अल्मोड़ा में दोस्तों ये जो ताम्र का काम है, यानी कि तांबे के बर्तन बनाने का या अन्य उपकरण बनाने का जो काम है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ताम्र नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो देखिए, शिवाजी जो थे एक महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और एक महान प्रतापी राजा थे। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया था? देखिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब हमारा गुलाम वंश की भी स्थापना होती है ना सल्तनत काल में, तो गुलाम वंश का जो पहला शासक था ऐबक, ऐबक ने अपनी जो राजधानी बनाई थी लाहौर बनाई थी। ऐसा नहीं था कि दिल्ली बहुत पहले से ही राजधानी रही थी। लाहौर के बाद दोस्तों राजधानी को दिल्ली लाया जाता है। और उसके बाद फिर हमारे जो मेन काम होते हैं, जब ब्रिटिश शासन आता है तो कलकत्ता में राजधानी या कलकत्ता से सभी काम हो रहे होते हैं। बट जैसे ही दिल्ली दरबार लगता है 1911 का, तो उस वर्ष फिर से भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली को बनाया जाता है, जो आज तक वर्तमान में दिल्ली ही है। ठीक है, तो 1911 इसका राइट आंसर है। 1911 में ही दिल्ली दरबार भी हुआ था। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली दरबार कब लगा था। ठीक है, तो दिल्ली दरबार का भी वर्ष यही है, अच्छे से आप याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक उत्तराखंड के 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? देखिए, नहीं है पूछ रहा है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कभी कभी इसमें से एक क्वेश्चन ही निकल के आ जाता है कि उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनका क्रम क्या है। यानी कि अगर कोई श्रद्धालु इन 4 धामों में जाना चाहता है तो कहाँ से शुरू करेगा और कहाँ पे खत्म करेगा। तो इसका जो सही क्रम है वो पूछ लेता है आयोग कई बार। ठीक है, तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले आदमी को जाना है यमुनोत्री,
फिर हो जाएगा गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री के बाद जाता है वो केदारनाथ, फिर जाता है बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये आपका रूट होता है चार धाम यात्रा का, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। और यहाँ पर जो है रुद्रनाथ जो है दोस्तों, ये चार धाम में सम्मिलित नहीं है। रुद्रनाथ जो है एक पंच केदार है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग नरसंहार की तिथि क्या थी? तो देखिए भारतीय इतिहास का एक काला दिन माना जाता है जलियांवाला बाग कांड को। इसमें देखिए जो रोलेट एक्ट आया था 1919 का, रोलेट एक्ट था ना, एक आया था जो काला कानून जिसको संज्ञा दी गई। तो रोलेट एक्ट के तहत क्या होता था कि संदेह के आधार पर किसी की भी गिरफ्तारी वगैरह हो जाती थी। नो अपील, नो दलील, नो वकील था इसमें, मतलब सिंपली ये था, मतलब किसी को भी अंग्रेज हुकूमत क्या कर रहे, पकड़ के गिरफ्तार कर रही। तो लोग इसका विरोध कर रहे थे, और जलियांवाला जो कि पंजाब में था, यहाँ पर भीड़ इसका विरोध कर रही थी एक्ट का। तो वहाँ पर जनरल डायर था जिसने बिना सोचे समझे निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, और बहुत से लोग इसमें शहीद हो गए, काल कलवित हो गए। और ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है देखिए, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का जो प्राचीन नाम है कई बार पूछ लिया जाता है, और झेलम का प्राचीन नाम था वितिस्ता, ठीक है। तो आपने एक चीज पढ़ा भी होगा, देखिए झेलम का युद्ध हुआ था ना पोरस और सिकंदर के मध्य, कई बार क्वेश्चन भी बनता है ये, जिसको वितस्तता का युद्ध या झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, हाइडे स्पीच का युद्ध, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पोरस था, उसने जो पूर्व राजा था उसने हार नहीं मानी थी, और बहुत अच्छे तरीके से सामना किया था राजा का। तो इसलिए ये युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, वितिस्ताता का युद्ध या हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध इसको कहा जाता है, और झेलम का ही प्राचीन नाम है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है, पौराणिक नाम है, ये बाराहाट था, और कई जगह पे ये आपको मिलेगा सौम्य काशी। तो सौम्य काशी और बाराहाट ये दोनों ही उत्तरकाशी के पौराणिक नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न महोत्सव में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? तो कौन सा मेला है जहां पर पाषाण युद्ध यानी कि पत्थरों का युद्ध होता है? तो ये होता है आपका देवीधुरा मेला में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, देवीधुरा। देवीधुरा मेला चंपावत जनपद में आयोजित होता है, देवीधुरा में ही। और इस मेले को आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है, ठीक है, आषाढ़ी कौतिक, आषाढ़ के महीने में लगता है ये। और आपको पता है उत्तराखंड में मेलों को कौथिग कहा जाता है। और वैसे तो देखा जाए पार्टिकुलर जो डेट होती है इस मेले की, वो रक्षाबंधन के दिन होता है, मेनली रक्षाबंधन के दिन ही ये मेला आयोजित होता है, ठीक है। और अब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस मेले को राजकीय मेला भी घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, राजकीय मेला, पुष्कर सिंह धामी गए थे इस मेले में 2022 में, और इसको राजकीय मेला घोषित किया। वर्ल्ड वेदर वॉच कार्यक्रम किसकी पूर्व सूचना भविष्यवाणी से संबंधित है? तो देखिए वर्ल्ड वेदर वॉच जो होता है दोस्तों, ये आपका संबंधित है फ्लड और जो सूखा पड़ता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ और सूखे से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात्रि होने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी कि पृथ्वी यहाँ से घूमती है, ठीक है, ईस्ट की तरफ। ये पृथ्वी है तो यहाँ से रोटेट होगी, ये देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी। और दिन और रात इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका जो फैलाव है ये दो जनपदों में है, ठीक है। और ये जनपद है पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत का प्राकृतिक पोताश्रय या बंदरगाह नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से जो नेचुरल एक पोर्ट नहीं है दोस्तों, वो हो जाएगा चेन्नई पोर्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चेन्नई पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस तिथि को घटित हुई थी? एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है हर दूसरे तीसरे एग्जाम में। जो भोपाल गैस घटना हुई थी ये किस गैस के कारण हुई थी और कब हुई थी? ये दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस होती है दोस्तों, उसके रिसाव के कारण हुई थी, और इसमें बहुत से लोग काल कलवित हो गए थे, ठीक है। एक फैक्ट्री में ये घटना हुई थी, और डेट थी इस घटना की होने की आपकी, राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 1984, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, 2 दिसंबर 1984। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी एक धीमी आपदा है? तो बट बताइए इसमें जो एक
बोलेंगे कि बहुत स्लो होने वाली डिजास्टर कौन सी हो जाएगी, स्लोली डिजास्टर इसको हम बोल सकते हैं। तो धीमी आपदा दिए गए विकल्पों में हो जाएगा दोस्तों सूखा पड़ना, ठीक है, सूखा, सूखे की समस्या धीमी आपदा है। सुनामी, भूस्खलन, टॉर्नेडो वगैरह एक बोल सकते हैं कि बहुत तेजी से घटित होने वाली आपदा होती है, बट सूखा धीरे धीरे घटित होता है। जल स्तर कम होते जाता है, वर्षा का स्तर कम होता है, फिर सूखा पड़ता है, तो लॉन्ग प्रोसेस है। भारत में केंद्रीय मरुस्थल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी लोकेशन है आपकी जोधपुर में, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किन राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है। तो देखिए जो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ये होता है कि अगर कोई डैम बनाया जा रहा है तो उसके बहुत से काम होंगे। उस डैम को जो है बिजली उत्पादन के लिए उसका प्रयोग हो रहा होगा, उस डैम का प्रयोग सिंचाई के पानी के लिए हो रहा होगा, उस डैम के जलाशय का प्रयोग पीने के पानी के लिए हो रहा होगा। यानी कि एक ही परियोजना से बहुत से उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, इसलिए उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। भाखड़ा नागल जो परियोजना है दोस्तों, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्न में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है, तो बताइए। ग्रामीण उत्तराखंड में जो मुट्ठी शब्द है ये आपका प्रयुक्त होता था भूमि की पैमाइश के लिए, ठीक है, भूमि मापने के लिए। यानी कि एक मुट्ठी में जितना अनाज आता था उसको जितने एरिया में वो बो पाते थे किसान लोग। यानी कि मैंने एक मुट्ठी अनाज ले लिया और उसको छिड़कना शुरू कर दिया एक लैंड पे, जितने लैंड में वो फैल लगा अनाज वो लैंड हो गया एक मुट्ठी। और ऐसे करते करते जब 16 मुट्ठी पूरे हो जाते थे तो इसको बोलते हैं एक नाली। एक नाली इक्वल होता है 200 वर्ग मीटर उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आपको समझना है, कई बार क्वेश्चन बना है। तो भूमि पैमाइश का पैमाना था ना मुट्ठी और नाली। पृथ्वी के धरातल का वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो भूकंप सबसे पहले जहां पे अनुभव होता है दोस्तों, इस केंद्र को कहा जाता है अभिकेंद्र। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका अभिकेंद्र। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया का संचरण किसके द्वारा होता है। देखिए मलेरिया जो रोग होता है मच्छर के काटने से होता है, और स्पेशली ये मादा जो एनाफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मादा एनाफिलीज। अगला क्वेश्चन है, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए कई बार पढ़ते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, मान जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या है। अभी देखिए COP 24 का चल रहा था। इसके अलावा रामसर जो हमारा सम्मेलन था, ये सभी प्रकृति पर्यावरण से जो जुड़े हुए सम्मेलन थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य था वो था ओजोन को नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं उनको कम कैसे किया जाए, ठीक है। यानी कि ओजोन संरक्षण के लिए ये प्रोटोकॉल था। तो राइट आंसर जगह इसका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकनगुनिया एक बीमारी है जो किससे होती है, मतलब चिकनगुनिया बीमारी का वाहक क्या है इसमें ये बताना है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, चिकनगुनिया जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु जनित बीमारी है, ठीक है, वायरस से होता है ये। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स जागरूकता दिवस मनाए जाने की तिथि क्या है। तो देखिए एड्स जो होता है दोस्तों ये HIV वायरस से होता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और इसके लोगों को इससे बचाया जाए इसके लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक गिरिद्वार उत्तराखंड में स्थित नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहा है, गिरिद्वार का मतलब होता है दर्रा पास, ठीक है, दर्रा या पास को ही गिरिद्वार कहा जाता है। तो लिपुलेख है, माणा है भैया, सिनला है, डिपसा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डिपसा दर्रा नहीं है उत्तराखंड में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, सभी को पता है। 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए पोलियो के पेय टीके का विकास किसने किया था। देखिए पेय टीका बोला यानी कि ओरल, ठीक है, ओरल जो हमारा टीका है यानी कि मुंह से जिसको हम ले सकते थे, इस टीके का आविष्कार सबसे पहले पोलियो का किसने किया। तो जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है इस टीके के आविष्कार या इसके जनक थे अल्बर्ट सैबिन, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्बर्ट सेबिन या अल्बर्ट साबिन ने किया था इसका आविष्कार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए भारत सरकार को निम्नलिखित में से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किससे होती है।
तो भारत सरकार को जो सर्वाधिक रेवेन्यू मिलता है वो कॉर्पोरेट टैक्स से मिलता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स मीन निगम कर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम इनकम होती है गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो सेंसस हमारा जो था 2011 का, इसमें उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ को छू गई थी। और लगभग लगभग जो जनसंख्या थी उत्तराखंड की वो थी 1 करोड़ 1 लाख 16,752, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1 करोड़ 1 लाख 16,752। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए पॉपुलेशन पूछ रहा है, ये बिलो टू पॉवर्टी लाइन, यानी कि कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर बीपीएल वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रतिशत के हिसाब से नहीं पूछ रहा, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ओडिशा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओडिशा राज्य में सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले को। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट या क्वेरी होगी दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना, आज जैसे पार्ट 9 है, तो 10वें पार्ट में उस क्वेश्चन को मैं लूंगा। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर मुझसे गलत हुआ है, तो आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान करता है? तो नेशनल इनकम जो है भारत की, इसमें टोटल जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा है टर्सियरी सेक्टर का, यानी कि तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र यानी कि आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर, ऑप्शन ए। तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा योगदान देता है आजकल भारत की राष्ट्रीय आय में। भारत में सर्वप्रथम किस वित्तीय वर्ष से सेवा कर लागू हुआ था? यानी कि सर्विस टैक्स की बात हो रही है। तो सर्विस टैक्स पहले था नहीं भाई भारत में, ठीक है। और वैट आपको पता ही है दोस्तों 2005 में आया था। वैल्यू एडेड टैक्स उत्तराखंड में भी 2005 में लागू हुआ था। हालांकि वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इन सभी को अब इंक्लूडेड कर दिया गया है अंडर जीएसटी। जीएसटी दोस्तों आपका एक बोल सकते हैं कि सभी करों का समायोजन है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो सेवा कर लगा था ये दो 1994 में लगा था वैसे, ठीक है। तो 1994 ऑप्शन जो है दोस्तों 94-95, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1994-95 से सर्विस टैक्स लागू हुआ था। अगला देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम HDI भी बोलते हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। इसको प्रकाशित किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा UNDP, ऑप्शन सी, ठीक है। तो UNDP के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा किसी देश के आर्थिक विकास का सर्वोपयुक्त संकेतक होता है? यानी कि अगर देखिए किसी भी देश का आर्थिक विकास देखना है, तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है? किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमी डेवलपमेंट बहुत तगड़ा है, तो इंडिकेटर के तौर पे देखा जाता है वहां की पर कैपिटा इनकम, PCI देखी जाती है, ठीक है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर देखिए PCI ज्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम होगी, तो लोगों का जो पैसा है, परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट ग्रोथ करेगा। तो पैसा ज़्यादा होने पे क्या होता है दोस्तों, लोगों की अच्छी कमाई होगी, तो इसका इम्पैक्ट पूरे ही देश पे, नेशन पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ता है। आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज क्यों उतने डेवलप हैं। यूरोप में जो है हालांकि टैक्सेस भी बहुत हैं, लगभग 30% के अराउंड टैक्स है। मान लीजिए यूरोप में अगर किसी बंदे को 1,000 यूरो सैलरी मिलती है, तो उसमें से मान लीजिए उसका $700 ही उसको हाथ में मिलते हैं। 30% जो है $300 उसका टैक्स कट जाता है। बट वो 30% उन यूरोपियन कंट्रीज को डेवलप करने के लिए, वहाँ के नागरिकों को बेटर जो सर्विसेज होती हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो देने के लिए यूज किया जाता है। तभी आप देखते हैं कि यूरोप में कितनी अच्छी अच्छी सर्विस होती है, सड़कें देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, हाईवेज देख लो उनके, ठीक है, सिटी का जो प्लान होता है वो देख लो। और ह्यूमन जो इंडेक्स आता है उसमें इनका पहला रैंक होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में इनका पहला वो होता है, प्लेस होता है। हर जगह पे ये टॉप करते हैं, रीज़न यही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो पर कैपिटा इनकम है, ये नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहली निशानी मानी जाती है, ठीक है। आप गोवा राज्य को देख लो, गोवा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है भारत में, और गोवा के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देख लो। और वहीं हमारा देखिए बिहार राज्य का देख लो आप, और जो गरीब राज्य हैं उनका देख लो, अन्य राज्यों का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन मिलता है हमको, ठीक है। तो याद रखना प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार देहरादून जनपद की, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ओवरऑल देहरादून, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के प्रमुख जनक कौन थे? तो भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, इसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में माना जाता है दोस्तों किसको? हमारे स्वामीनाथन जी को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्वामीनाथन जी। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में जो श्वेत क्रांति हुई, श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, श्वेत क्रांति के जनक भारत में थे वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो, कई बार एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा भारत का एक केंद्रीय बैंक है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, वो माना जाता है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक माना जाता है किसको? आरबीआई को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। रिजर्व बैंक दोस्तों इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और ये केंद्रीय बैंक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी बैंकिंग अधिनियम 1935 के तहत। जो भारत में भारत शासन अधिनियम आया था उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और उत्तराखंड में भी इसकी एक ब्रांच है देहरादून में। ठीक है, जून 2006 में स्थापित हुआ था, ये भी क्वेश्चन बना है। और आरबीआई देखिए, केवल 1 रुपए का जो नोट होता है दोस्तों, वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त सचिव के उसमें साइन आपको देखने को मिलेंगे 1 रुपए के नोट में। उससे ऊपर के जितनी भी करेंसी होती है वो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वह जो सिक्के वगैरह वो तो भारत के अलग अलग टकसालों में ढाले जाते हैं, पर नोट जो होता है 1 रुपए से ऊपर के वो आरबीआई जारी करता है और उसमें साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, जो भी गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और बैंकों पे नज़र भी रखता है, बैंकों को कंट्रोल भी करता है और बैंकों को लोन वगैरह भी आरबीआई देता है, तभी बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। अगला देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में देखिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और ये 12 सदस्य किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, कला, साहित्य, खेल, सामाजिक सेवा और शिक्षा। किसी भी फील्ड से राष्ट्रपति को ये होता है, पावर होती है कि वो राज्यसभा में इन मेंबरों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो संविधान में जो अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, ये मेथड हमने अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से, एंड इसको रखा गया है आर्टिकल 368 में, यानी कि अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 368। कई बार क्वेश्चन बनता है भैया, ध्यान से रखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं। ये मेन मेन जो होते हैं ना, फोकस क्वेश्चन होते हैं, ये आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए और क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होना चाहिए। अन्यथा मैं हमेशा बोलता, 1 नंबर अगर इजी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उत्तराखंड में, तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। डिपेंड ऑन लक फिर उसके बाद कि अगले बंदे का भी, वो कितने बंदों का गलत हुआ क्वेश्चन। इसलिए कोशिश करिएगा दोस्तों, जितने भी इजी क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट फ्रेम वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट किताब से डायरेक्ट बनते हैं जो पेपर में, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कठिन क्वेश्चन तो सबके गलत होते हैं, तुक्का हर कोई लेता है। करंट अफेयर और कठिन क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। उत्तराखंड राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो राज्य में देखिए सबसे बड़ा कागज का जो कारखाना है लाल कुआं में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर एक मिल है दोस्तों सबसे बड़ी, सेंचुरी पेपर मिल। ठीक है, सेंचुरी पेपर मिल, ये बहुत बड़ी मिल है और लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो देखिए, संसद का कोई भी हमारा सत्र हो, संसद के 2 सत्र, यानी कि संसद की बात करें तो राज्यसभा लोकसभा दोनों की बात हो रही है, इन दोनों के सत्रों में मैक्सिमम 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है या जलचर जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, या नदी, यहाँ पे गंगा डॉल्फिन तो है नहीं ऑप्शन में, तो नदी डॉल्फिन को ही हम सही लेंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, विवेकानंद जो पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की थी बोसी सेन ने 1924 में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्मोड़ा में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए फिर से नहीं है पूछ रहा है। मैंने ग्रीन हाउस गैसों के लिए आपको एक ट्रिक दी थी, बहुत अच्छी ट्रिक है और मज़ेदार है। मीना नाम की कोई लड़की थी और मीना बहुत अच्छा डांस करती थी। एक दिन उसने स्टेज पे डांस किया तो लोगों ने उसका डांस देखा और उनके मुंह से एक ही बात निकली, वाह मीना का जलवा ओ, मीना का जलवा ओ, ऐसा बोला ऑडियंस ने। तो मीना से आपका हो गया, मी से मीथेन,
ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से जलवाष्प और ओ से ओजोन। तो ये कुछ गैसें हैं दोस्तों जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए मीथेन भी है ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर भी है दोस्तों। और सल्फर तो होती है SO2, और जो हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड मैंने आपको बताया दोनों होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो गैस है ये नहीं होती, ठीक है। नाइट्रोजन तो एक ऐसी गैस है दोस्तों जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान है। लगभग 78% हमारी जो होती है वो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में। और वो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एक गैस है जो कि वृद्धि करती है पेड़ पौधों के लिए भी, ठीक है। वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, ध्यान रखिएगा। और जलवाष्प से भी ग्रीन हाउस गैसें वो होती है दोस्तों जिनके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सूर्य की जो किरणें हैं वो धरती पे आती हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, लेकिन वायुमंडल में उपस्थित इन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन आदि के कारण वो जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है, ऊष्मा होती है, वो वापस नहीं जा पाती और उससे वो धरती पे ही रह जाते हैं, जिससे धरती का टेम्परेचर बढ़ते रहता है। और इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। इसका घाटा ये है दोस्तों, जितना पृथ्वी का तापमान बढ़ते रहेगा इससे ग्लेशियर जल्दी पिघलेंगे। इससे क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे आइलैंड वाले देश हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। और पृथ्वी का अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में ग्लेशियर खत्म, जो सदा नीरा नदियां थी वो खत्म हो जाएंगी, मानव के अस्तित्व पे ही खतरा आ जाएगा, क्योंकि पीने का जल भी नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाना आवश्यक है दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वृक्षारोपण। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर लगाए जाएं दोस्तों और इन गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए तो इस पे काबू पाया जा सकता है। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो नगर निगम के जो मेयर होते हैं दोस्तों, ये मेयर ऐसा नहीं होता कि नॉमिनेट होता है, ये मेयर ऐसा नहीं होता कि किसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये मेयर डायरेक्ट दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं उसके बाद बनता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आप सभी को पता होगा दोस्तों, नगर निगमों में क्या होता है, वार्ड होते हैं। वार्डों में क्या होता है, पार्षद होते हैं, ठीक है। जब पार्षद चुने जाते हैं तो ये पार्षद फिर वोट ही करते हैं, और इन्हीं पार्षदों के वोटिंग से हमारा मेयर का चुनाव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो भकार जो शब्द है उत्तराखंड में, देखिए कई बार आपने सुना होगा। तो भकार शब्द स्पेशली प्रयोग होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु, ठीक है। तो देखिए आज भी उत्तराखंड में, देखिए मैं गांव जाता हूँ, गांव में हमारे पास भी है, ये लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स होता है, ठीक है। इसमें कोटर बने होते हैं, एक दो तीन, मान लीजिए 3 कोटर वाला भकार है। तो इसमें देखिए इस कोटर में, इसके में क्या रखा होगा हमने, गेहूँ, ठीक है। इस तरफ हमने धान रखा होगा और इस तरफ हमने जौ वगैरह सरसों वगैरह रखा होगा। तो इस तरीके का एक बॉक्स होता था ये लकड़ी का। और स्पेशली ये मैंने देखा है कि ये जो टुन की लकड़ी होती है या जो हमारी मेन मेन लकड़ियाँ होती है जिसमें दीमक नहीं लगती, जैसे कि देवदार भी हो गया और साल वगैरह में भी हो गया, वैसे तो साल में लगता है। तो मेनली इन्हीं लकड़ियों से ये बनाया जाता है भकार, ठीक है। और इसमें खाद्यान्नों को भंडारित किया जाता था लंबे समय के लिए, क्योंकि खाद्यान्न और जगह नमी प्राप्त कर सकता है और चीज़ें हो सकती है जिससे खराब हो सकता था। तो पुराने लोगों ने ये बड़ी एक अच्छी स्कीम बनाई थी, भकार लकड़ी का बॉक्स होता था। और आज भी उत्तराखंड के बहुत से गाँव में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब भकार से मिलता जुलता शब्द एक और होता है दोस्तों उत्तराखंड में, जिस पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो होता है भकोर। भकोर जो होता है दोस्तों, देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएंगे, ये पाइप होती है, पाइप के आगे फिर थोड़ा ये फैल जाता है, देखिए ऐसा। तो भकोर जो होता है देखिए इस टाइप का, यहाँ से फूंक मारी जाती है पीछे से, ये एक सुशील वाद्य यंत्र है फूंक मारने वाला। तो भकोर एक वाद्य यंत्र होता है। तो इतना ध्यान रखना, भकोर वाद्य यंत्र है, जबकि भकार जो है वो आपका अनाज भंडारण का बॉक्स है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन होगा, सेम शब्दावली है, तब मैं आपको बता रहा हूँ भकोर और भकार। और ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका एग्जाम में, कि उत्तराखंड में देखिए आज भी आप ग्रामीण अंचलों में जाएंगे ना तो बहुत सी जगह आपको कुछ ग्रामीण ऐसे ही इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि भकार हो गया। और ऐसे ही देखिए जो हमारा लकड़ी का जो खेतों में चलाने के लिए बनाया होता है, ऐसे जिसमें कि ऐसे एरो टाइप के लगे होते हैं, इसको मई या मई मैं कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। मिट्टी को बराबर करने के लिए रोपाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही उत्तराखंड में दोस्तों दही जमाने का एक पात्र होता है, ठीक है। दही जमाने के पात्र को उत्तराखंड में ठेकी कहा जाता है, ठेकी या पारा। ये लकड़ी का ही एक पारंपरिक बर्तन होता है, और इसमें ऐसा बोला जाता है कि जब दही जमाई जाती है तो दही बहुत गाढ़ी और स्वादिष्ट बनती है, पानी अलग दही अलग नहीं होता। तो ठेकी या पारा जो होता है लकड़ी का बना हुआ दही जमाने का एक पात्र होता है। ऐसे उत्तराखंड में तामी होता है, तामी तो हम पढ़े ही हैं वैसे। तामी जो होता था दोस्तों, तांबे का एक बावल होता था,
और एक निश्चित निश्चित मेजरमेंट का होता था, जैसे कि एक तामी जो होगा निश्चित होगा, ठीक है, कितना ग्राम है क्या है। ऐसे ही बड़ा आकार में भी बहुत जगह देखने को मिलता है। ऐसे कुछ कुछ गांव में मैंने देखा है कि नाली का बर्तन भी मिलता है, जैसे अभी हम ऊपर पढ़े थे ना एक नाली, तो एक नाली बीच का जो कैपेसिटी होती थी उतने का बर्तन भी देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड में यार आप अगर आप ग्रामीण कल्चर देखेंगे तो बहुत बड़ा है। उत्तराखंड की जो संस्कृति है ना वो अपने आप में बहुत बड़ी है। हालांकि छोटा राज्य है हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति काफ़ी रिच कल्चर है हमारे पास। तो हमें अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए और अपनी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पर इस सेशन को समाप्त करता हूँ दोस्तों। आज हमने देखे ये ओल्ड जीएस क्वेश्चन का पार्ट 9। अगर फिर बोल रहा हूँ किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट क्वेरी कुछ भी हो, लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। बाकी यार जाने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, क्योंकि देखिए पर्यावरण की संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा बहुत जरूरी है। यह पर्यावरण जब रहेगा तब हमारा वजूद रहेगा, मैं बार बार बोलता हूँ। अन्यथा आने वाले 10-20 सालों में बहुत भयंकर स्थितियां पैदा हो सकती हैं, आप लोग देखेंगे। अगर हम ये मुहिम चलाएं और एक एक कदम हर कोई उठाए तो चीज़ें कम हो सकती हैं। हालांकि अगर हम देखिए एक निश्चित पैमाने पे जा रही है चीज़ें तो ख़त्म तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन हम आने वाले जो संकट को है उसको कम करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, इसके लिए लोगों को मोटिवेट करें दोस्तों। बाकी यार पेपर में काफ़ी दिन कम रह गए हैं पटवारी वाले में, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें। और देखिए बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, बार बार बोलता हूँ मैं, लोगों की बातों में ना आए। इस बार जो है देखिए अंदर इतना बड़ा बवाल हुआ तो पेपर जो है अच्छे तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ उसमें गलतियाँ होंगी या जैसा पहले हुआ। तो मेहनत करते रहें। लास्ट टाइम का जैसा पेपर बना था लगभग उसी के आसपास पेपर बनेगा 19-20। ज़्यादा कठिन पढ़ने की कोशिश ना करें, वही जो है रिवीजन करते रहें। मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, इतना मैं बोलूंगा। आप किसी के भी लगाओ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा अपना, आप हमारे मत लगाओ, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट के लगाओ, कहीं से भी लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट या फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाओ। पुराने पेपर देखना तो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा। मिलूंगा आपको मैं नेक्स्ट सेशन में। आजकल अगर लाइव क्लास नहीं भी हो पाएगी तो रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको कंटिन्यू देते रहूंगा वरियस टॉपिक्स के। आप लोग देखना जरूर, जो कि एग्जाम में बहुत काम आएंगे आपके। बाकी जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।